तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो है हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो इसमें कुछ आर्टिकल्स के बारे में तो बात हम लोग आई थिंक कर चुके थे, है ना। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया भी देख लिए थे कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रक्रिया है हमारे देश में, भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, है ना। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से। तो ये हम लोग देख चुके थे, है ना। तो आज हम लोग को देखना है इससे आगे। तो राष्ट्रपति पद का चर्चा किस आर्टिकल में है? 52 में, है ना। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति केंद्रीय कार्यपालिका का सबसे बड़ा हिस्सा है ना, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का हेड है, ठीक है। और भारत में चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए ये क्या है, तो ये भारत का नाम मात्र का प्रमुख है ना, नॉमिनल हेड है ना, ड्यू टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम टेकन फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये फीचर ही होता है कि दो प्रमुख होते हैं, एक नाम मात्र का, एक वास्तविक। तो चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया गया है तो इस वजह से यहाँ पे इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात किया था कि राष्ट्रपति जो है वो क्या है, सीईओ है भारत का, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। लेकिन ये सीईओ जो है वो क्या है, नॉमिनल टाइप का है, नाम मात्र का है ना। मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो प्रधानमंत्री है ना। तो और इसके अलावा हमने बात किया था कि ये भारत का पहला नागरिक है ना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, ये भी है। तो तमाम बातें हमने इसके बारे में की थी, उम्मीद करते हैं वो सारी बातें आप लोगों को याद होंगी, है ना, आर्टिकल 52 के अंतर्गत। उसके बाद हमने बात किया था आर्टिकल 53 पे, जो कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, या देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और इसका प्रयोग राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ बोले तो सबऑर्डिनेट, है ना, अपने सबऑर्डिनेट के माध्यम से करेगा। तो राष्ट्रपति का जो सबऑर्डिनेट होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होती है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सलाह और सहयोग पर ही राष्ट्रपति काम करते हैं। आर्टिकल 53 को अगर अच्छे से समझना है तो आर्टिकल 74 को साथ में समझना पड़ता है। आर्टिकल 74 कहता है कि एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, और इसके सलाह, सहयोग और परामर्श से राष्ट्रपति काम करेगा, ठीक है। तो 53 और 54 को अगर मिला करके देखेंगे ना तो मुख्य परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुख्य परीक्षा में जब राष्ट्रपति को कुछ रबर स्टाम्प जैसा शब्द यूज कर लिया जाता है कभी, तो ऐसी स्थिति में जो है वो आपको ये करना है, ठीक है। और देखिए अब आप लोग जो है ना थोड़ा एकदम 9:30 में आ जाइए, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा विलंब कर रहा था, विलंब हो रहा था, बट अब मैं विलंब नहीं करूंगा, ठीक है। तो 9:30 में आप लोग प्रेजेंट हो जाएं, ओके। और हम लोग प्रयास करें कि 9:30 में क्लास को स्टार्ट कर लेना, ट्राई कर रहे हैं कि अब थोड़ा पंक्चुअल हो जाए, है ना, हाँ, क्योंकि है ना, पंक्चुअलिटी में भी, क्योंकि मेरे साथ वो थोड़ी समस्या रही है कि मैं अभी तक 2 ही जगह टाइम पे पहुंच पाया हूँ ना। एक अपना एग्जाम सेंटर पे जहाँ मेरा एग्जाम होता है वहाँ मैं पहले पहुँच जाता हूँ, और दूसरा जब मेरा क्लास होता था, नहीं जब मैं पढ़ता था तो वहाँ पे मैं पहले पहुँच जाता था ताकि आगे का सीट कोई छेक न ले, कोई रिजर्व न कर ले ना। तो आगे बैठना होता था ताकि कम से कम टीचर पहचान ले, है ना। पीछे अभी यहाँ तो चलिए सब लोग को, तो मैं नाम, मेरे साथ एक दिक्कत है कि मैं इतिहास का तो पूरा नाम याद रखा हुआ हूँ, लेकिन विद्यार्थियों का नाम याद नहीं रहता, है ना। तो उनका चेहरा लेकिन याद रहता है, अगर कोई दिख जाएगा तो चेहरा से मैं जरूर पहचान लूंगा कि अच्छा इसको तो मैंने कहीं ना कहीं देखा है। लेकिन अब वो कहेगा सर नाम हमने, भाई अब नाम में दिक्कत है ना, नाम नहीं याद कर सकता, नाम याद नहीं होता है ना। कुछ लोगों का नाम याद हो जाता है, कुछ लोग का नाम, हाँ बोल क्या स्पेशल नाम, हाँ, मतलब कुछ लोगों से, जैसे कि अब कुछ 2 तरह के लोगों से एकदम से परिचय हो जाए। एक तो एक मान लीजिए पूरा उदंड टाइप का लड़का है ना, तो उसकी उदंडता उसका परिचय दे देगी, है ना। तो उसको जो है सो वो अपना नाम खुद ही बता देता है, ठीक है। और एक जो कि खूब बढ़िया विद्यार्थी है ना,
तो उसके बारे में तो जिज्ञासु होकर के शिक्षक भी जानने का प्रयास करते हैं, अच्छा ये लड़का कौन है या लड़की कौन है जो मतलब अच्छा कर रहा है ना। तो दो तरह के लोग होते हैं, जो एक बड़े अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने में, तो उनका परिचय मिल जाता है, और एक वो जो कि अपना परिचय खुद ही दे देते हैं, उनसे मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो कुछ ना कुछ क्लास में ऐसा करते रहेंगे कि वैसे भी लोग जान जाएंगे कि वो कौन है महानुभाव। बीच के लोग होते हैं ना, उनको पहचानने में दिक्कत होती है ना, पूरा क्लास भी खत्म हो जाता है, उनसे पहचान भी नहीं हो पाती ठीक से ना। क्यों? क्योंकि वो ना कुछ बोलते हैं, ना पढ़ाई में ही उस प्रकार का परफॉर्मेंस करते हैं, है ना, तो इस वजह से चीज़ें नहीं होती। लेकिन दो तरह के जो लोग होते हैं उनका हो जाता है ठीक से, है ना। तो खैर, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि स्टार्ट कर ले, ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा आदत मेरा भी ठीक हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं और भी बहुत जगह पे लेट पहुँचने लगा हूँ, है ना, तो इस वजह से लोग बहुत बातें करते हैं, है ना, कि यार अभी फिर लेट हो गए, है ना। मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, अब ना मेरा आदत ही गड़बड़ हो गया, तो सोचे कि चलो यहाँ से शुरू कर सकते हैं कम से कम, है ना, तो शायद बाकी जगह पर भी ठीक हो जाए, है ना। तो लेट स्टार्ट, देखते हैं कल, लेकिन आप लोग जरूर आ जाइएगा क्योंकि आपका फिर छूटेगा ना, तो छूटना नहीं चाहिए आपका, ठीक है। चलिए, तो 53 जो है ये कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करता है, और 74 को देख करके बात करेंगे। 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, और 74 क्या कहता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करेगा और इसके सलाह और सहयोग से राष्ट्रपति काम करेगा। तो ये जो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति करते हैं वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सहायता से करते हैं, ठीक है। तो ये जो रबर स्टांप वाला आरोप लगता है, ये आरोप ठीक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति संविधान में स्थापित प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, है ना, और संविधान उनको रबर स्टांप नहीं मानता है। संविधान उनको क्या मानता है? देश का सबसे बड़ा व्यक्ति, संविधान का सबसे बड़ा व्यक्ति, है ना, सम्मानित व्यक्ति राष्ट्र का, ठीक है, और उसी प्रकार से उनको दायित्व दिया है। तो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो उसमें उनको ये कहना कि वो रबर स्टांप है या उनके पास कोई अधिकार नहीं है, ये ठीक बात नहीं है ना। प्रैक्टिकल स्तर पे ऐसा लगता जरूर है, व्यवहारिक स्तर पे अब दिखता है कि राष्ट्रपति कुछ कर नहीं रहे, सब तो प्रधानमंत्री के माध्यम से, राष्ट्रपति बस साइन कर रहे हैं केवल, ये दिखता है प्रैक्टिकल स्तर पे। तो ये ऐसा तो हर जगह पे होता है ना, कि हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं तो वो कोई काम तो करते नहीं है, सलाहकारी भूमिका में रहते हैं, और बहुत बार उनकी सलाह जो है तो बाध्यकारी भी नहीं होती, इन्फोर्सेबल भी नहीं होता है ना। मतलब आप मान भी सकते नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन क्या उनका महत्व तो नहीं है? महत्व तो है, हम उनको पर्याप्त सम्मान देते हैं, घर में रखते हैं क्योंकि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, है ना। तो और बहुत सारे मामले में उनका सलाह बहुत उपयोगी भी होता है, तो हम मानते भी हैं। तो राष्ट्रपति ठीक उसी प्रकार से है। राष्ट्रपति का ऐसा नहीं कि कोई उसका औचित्य नहीं है, मैंने पिछले बार ही आपको कहा था, पिछले क्लास में ही, कि राष्ट्रपति पद के महत्व को समझना है तो एक बार बस इतना सोच के देखिए कि राष्ट्रपति नहीं होगा तो क्या होगा। तो राष्ट्रपति का सिग्निफिकेंस, राष्ट्रपति का महत्व आप खुद ही समझ जाएंगे। राष्ट्रपति नहीं होगा तो देश में पॉलिटिकल वैक्यूम हो जाएगा, राष्ट्रपति नहीं होगा तो राष्ट्र अनाथ हो जाएगा। प्रधानमंत्री से यह राष्ट्र सनाथ नहीं है, राष्ट्रपति से सनाथ है। सनाथ समझते हैं ना, जिसका सब कोई होता है उसको सनाथ बोलते हैं, जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ बोलते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति जो है उसके बिना क्या होगा? राष्ट्र अनाथ हो जाएगा। अब अचानक से प्रधानमंत्री नहीं रहा तो वैक्यूम को कौन भरेगा? राष्ट्रपति भरेगा ना। राष्ट्रपति कोई ना कोई उपाय खोजेगा। बताया था कि अचानक से प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो जाता है किसी कारणवश, तो ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई करके उस पद को भरने का पावर राष्ट्रपति के ही पास है। और दूसरा कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, त्रिशंकु रिजल्ट आता है, यानी कि कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती है, तो उस समय इस राष्ट्र का मार्गदर्शन राष्ट्रपति ही करता है। अगर वो नहीं होगा तो फिर कौन करेगा? तो ऐसी स्थिति में जब उसके महत्व को समझेंगे तो समझ में आएगा कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं है। और इस बात को बिठा लीजिएगा कि कमीशन कम से कम रबर स्टाम्प नहीं मानता है। आम जनजीवन में लोग बोल देते हैं, है ना, लेकिन आम जनजीवन की बात कमीशन के आंसर में अगर आपके राइटिंग स्किल में दिख गया तो आपकी स्थिति गड़बड़ हो सकती है और नंबर से आपके कट सकते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को कमीशन के सामने बढ़ा चढ़ा के पेश करना है, पूरा सम्मान राष्ट्रपति को देना है, क्योंकि अल्टीमेटली राष्ट्रपति के माध्यम से ही आपका अपॉइंटमेंट होता है। सिविल सर्विस का, यूपीएससी का अपॉइंटमेंट प्रोसेस राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। पीसीएस में चलिए आपका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, लेकिन आपको हटा देने का पावर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। पीसीएस के ऑफिसर्स को भी राज्यपाल महोदय हटा नहीं सकते हैं, अपॉइंट जरूर करते हैं,
आप बीपीएससी सेलेक्ट होंगे तो राज्यपाल के यहाँ से आपके लिए पत्र आएगा, है ना। लेकिन अगर आपको हटाना हो तो राज्यपाल साहब के पास ये पावर नहीं, ये पावर राष्ट्रपति के पास ही है। तो राष्ट्रपति तो है ही शक्तिशाली, है ना। अब ये अलग बात है कि आप कहेंगे कि भाई वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह और सहयोग से करता है, तो करता है, संविधान के प्रावधान के अंतर्गत करता है। संविधान के खिलाफ वो काम थोड़ी करेगा, है ना। तो इसलिए वो देश का सबसे बड़ा अभिभावक है। तो 53 और 54 को 74 को जो है 53 और 74 को थोड़ा कनेक्ट करके देखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, है ना, निर्वाचक मंडल। कौन कौन होता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में? हाँ? लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। हाँ, दिल्ली, पुडुचेरी और कश्मीर को भी शामिल कर लेंगे, है ना। हालांकि अभी कश्मीर अभी शामिल हुआ नहीं है। देखिए, जहां कहीं भी एमएलए हैं, है ना, एमएलए इंपॉर्टेंट है। एमएलए बोले तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो चूंकि क्या है कि दिल्ली है तो यूटी, लेकिन दिल्ली में भी एमएलए है ना। पुडुचेरी भी है यूटी, लेकिन पुडुचेरी में भी एमएलए है। और जम्मू कश्मीर में भी सरकार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ यूटी होगा, यानी कि जस्ट लाइक ऑफ दिल्ली। जैसे दिल्ली यूटी है लेकिन विधानसभा के साथ है, मुख्यमंत्री है वहां पर, तो जम्मू कश्मीर भी अभी तो नहीं, लेकिन आगे जब होगा तो वहां पर भी विधायक होंगे और मुख्यमंत्री होगा, केंद्र शासित प्रदेश ही होगा, लेकिन वो ठीक है। तो जहां कहीं भी विधायक हैं वो सब जो होंगे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। तो जनरली देखा जाता है कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, संसद के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जिसको एमएलए बोलते हैं, ठीक है। और इसी में एमएलए की अगर बात करें तो दिल्ली में भी एमएलए है और पुडुचेरी में भी एमएलए है, तो वो भी इसमें शामिल है, ठीक है। कश्मीर अभी शामिल नहीं है, लेकिन जब हो जाएगा तो शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जहां कहीं भी एमएलए है तो ध्यान रखेंगे कि वो लोग इसके अंदर में शामिल है इलेक्टोरल कॉलेज में, ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर केवल, है ना, नॉमिनेटेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि नॉमिनेटेड लोग नहीं लेते हैं, लेकिन इलेक्टेड लोग लेते हैं। तो 54 में केवल इलेक्टोरल कॉलेज की बात थी, है ना। इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से लोग वोट कर सकते हैं, है ना। तो उसमें जिन लोगों का नाम है, जो लोग हैं वही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं, दूसरा कोई वोट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 55 में क्या था? हाँ, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, है ना, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसेस। तो इलेक्शन प्रोसेस क्या था बताए थे पिछले क्लास में? सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम विथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये सारी बातें बताए थे, है ना, कि कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। हाँ। नॉमिनेटेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पहला बात तो राज्यसभा के जो 12 लोग नॉमिनेटेड होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो कहीं फेवरेबल डिसीजन ले ले, है ना, इसलिए नॉमिनेटेड को पहले ही बाहर कर दो कि नॉमिनेटेड लोग का यहाँ पे रहना का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नॉमिनेटेड को बाहर कर देते हैं। और चूंकि राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा लीडर है और इसलिए उसको चाहिए कि उसको वही लोग चुने जिनको जनता ने चुना है, क्योंकि ऑलरेडी राष्ट्रपति इनडायरेक्ट इलेक्ट हो रहा है ना। अब उसमें भी नॉमिनेटेड लोग उसको चुनने लगेंगे तो फिर उस पद का कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटेड लोग तो खुद ही जनता के प्रतिनिधि नहीं है। नॉमिनेटेड लोग को जनता तो चुनती नहीं है, तो वो वोट करेंगे तो फिर उनका राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं पद का जो गरिमा वही कमजोर होगा, इसलिए उनको वहां से हटा दिया गया है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, चुने हुए लोगों का शक्तिशाली होते हैं। प्रधानमंत्री पद इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री चुना जाता है ना, और जो लोग जनता के बीच से डायरेक्टली चुने जाते हैं वही लोग उसको अपना नेता चुनते हैं। इसलिए माना जाता है कि प्रधानमंत्री जनता का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है ना, इसलिए प्रधानमंत्री का वैल्यू हमारे देश में ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो जनता से चुन करके आएगा उसका वैल्यू ज्यादा होगा। राष्ट्रपति जनता के बीच से चुन के नहीं आता है, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है,
इसलिए अगर इसमें नॉमिनेटेड मेंबर को रखते तो ये और कमजोर होता है ना, इसलिए अच्छा था कि जो चुने हुए लोग हैं उनको ही रखा जाए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे केवल चुने हुए लोग रहते हैं, नॉमिनेटेड लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये थे कि ये किस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होती है और किस प्रकार से वोटिंग प्रोसेस होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कैसे वोटिंग करते हैं, ये तमाम चीज़ों के को लेकर के हम लोग जो है सो बातचीत कर चुके थे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद हम लोग को देखना था अगला आर्टिकल, आर्टिकल 56 लिखेंगे, आर्टिकल 56, टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट, टर्म्स ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अब देखिए राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, वो क्या है, तो देखिए हाँ 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, 5 ईयर का उनका टेन्योर होता है, ठीक है। देखिए जनरली राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है सामान्यतः वो कितना है, 5 साल, ठीक है। 5 साल का कार्यकाल है, शपथ के दिन से लेकर के 5 साल तक ये अपने पद पर बने रहते हैं और इनका कार्यकाल खत्म होने से पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ताकि जैसे ही इनका कार्यकाल खत्म हो नया राष्ट्रपति शपथ ले ले, एक दिन का भी गैप नहीं छोड़ा जाता है ना। जैसे ही जिस दिन खत्म हो रहा होता है कार्यकाल उस दिन नया राष्ट्रपति शपथ ले लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवस्था जो है सो वो स्थापित की गई है। तो सामान्यतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन यदि ये स्वयं चाहें तो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं, मतलब कि 5 साल से पहले भी अगर ये चाहें तो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये चाहें तो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, है ना, ये रिजाइन कर सकते हैं। तो ये अपना इस्तीफा किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, है ना। तो कार्यकाल 5 वर्ष का है, ठीक है, लेकिन ये चाहे बीच में तो अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो इस्तीफा दे देंगे तो किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को, है ना। रेजिग्नेशन एड्रेस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको एड्रेस करेंगे, उपराष्ट्रपति को एड्रेस करेंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। इसके अलावा इन्हें हटाया भी जा सकता है ना, इनको हटाया भी जा सकता है। एक तो इनका 5 साल का कार्यकाल है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो 5 साल कंप्लीट करे। अगर ये स्वयं चाहते हैं तो स्वयं हट जाए, है ना, मतलब इस्तीफा दे दे उपराष्ट्रपति को, है ना, इस्तीफा एक्सेप्ट होता है तो इनका पद रिक्त हो जाएगा। और या फिर इनको हटाया जा सकता है, इनकी रिमूव किया जा सकता है ना, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। तो इनको रिमूव भी किया जा सकता है, यानी कि इनको हटाया भी जा सकता है ना। तो इनको अगर हटाया जाएगा तो उसके लिए होगा महाभियोग, है ना, इंपीचमेंट, है ना, प्रेसिडेंट रिमूव्ड बाय द इंपीचमेंट प्रोसेस, ठीक है। इनको इंपीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है, ऐसे हटाने का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। और इनको इंपीच किया भी जाएगा तो कब किया जाएगा, तो यदि ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो। अगर राष्ट्रपति महोदय संविधान का उल्लंघन कर देते हैं, यानी कि ऐसा कोई काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान में नहीं लिखा हुआ है, तो यदि ऐसा कोई काम ये करते हैं जो संविधान के विपरीत है, तो ऐसी स्थिति में इनको इनके पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो महाभियोग के प्रोसेस हटा दिया जाएगा। महाभियोग को आगे विस्तार से पढ़ेंगे आर्टिकल 61 में, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 61 में अलग से महाभियोग दिया हुआ है, तो वहां पे पढ़ाएंगे कि महाभियोग क्या होता है। फिलहाल इतना इस आर्टिकल में इतना समझिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन का है, 5 साल का। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राष्ट्रपति महोदय चुन लिए जाएंगे तो 5 साल तक रहेंगे, ठीक है, अपने शपथ के डेट से लेकर के, ओके। उसके बाद अगर ये स्वयं चाहे कि हम इस्तीफा देना चाहते, काम नहीं करना चाहते, तो ये दे दे इस्तीफा, इनके पास विकल्प इस्तीफा देने का। तो ये अपना इस्तीफा एड्रेस किसको करेंगे, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और तीसरा है कि इनको हटाया भी जा सकता है, तो इनको हटाया जा सकता है महाभियोग लगा करके, ठीक है। तो इसमें ये 3 चीजें बेसिकली आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल 56 में, अनुच्छेद 56 में, ठीक है, कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है। ये चाहे तो बीच में अपना इस्तीफा दे सकते हैं, इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे, या फिर इनको हटाया जा सकता है
और हटाया जाएगा इनको महाभियोग लगा करके। महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है, क्या होती है, इसको आगे आर्टिकल 61 में देखेंगे। हाँ आते हैं सब बात पर। अभी तो यहाँ पे स्टार्टिंग है ना, अभी तो कार्यकाल पे ही चल रहा है, ठीक है। इसका भी एक प्रॉपर आर्टिकल है ना। तो जब प्रॉपर आर्टिकल पे पहुंचेंगे, पूरा चैप्टरवा जब खत्म कर लेते हैं ना, तो हम पूछते हैं कि कोई दिक्कत है ना, उसके बाद हम फिर पूछेंगे इसमें भी, और उसके बाद ई वाला कौन हो, जाके शादी कर लिए या किसी के साथ भाग गए, सब बताएंगे, है ना। कि किसी के साथ भाग गए तो क्या होगा, ये भी बताएंगे। स्पेशल आर्टिकल है, इस सिचुएशन के लिए स्पेशल आर्टिकल है संविधान में, है ना। हाँ भाग गए, चाहे गए स्विट्जरलैंड घूमने, आप इतना अच्छा लग गया कि अब आने का मन नहीं कर रहा है ना, अब वहीं बस जाए, तब क्या होगा देश में। तो इसके लिए भी आर्टिकल है। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं, आएंगे उस आर्टिकल पे, ठीक है ना, और उस आर्टिकल पे चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे चलते हैं, सनई सनई, है ना, सब चीज का मजा लेते हुए, ठीक है। चलिए 57 में आते हैं। 57 है री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन। री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ओके। री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, ठीक है। लिख लेंगे कि अ पर्सन इज एलिजिबल, अ पर्सन is eligible for re-election, eligible for re-election to the office of president, to the office of president। एक व्यक्ति राष्ट्रपति का पुनः चुनाव लड़ सकता है, या राष्ट्रपति पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब समझ रहे इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमारे देश में एक व्यक्ति कितना भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। यहां पर कोई भी बॉन्डिंग नहीं है कि आप एक बार ही बनेंगे, आप 2 बार ही बनेंगे। आप चुनाव जीतते जाइए और जीवन पर्यंत राष्ट्रपति बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा संविधान ऐसा व्यवस्था करता है। बस शर्त यह कि चुनाव जीतना पड़ेगा। लेकिन आप कंपैरेटिवली अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में राष्ट्रपति फिक्स है कि 2 बार से ज्यादा कोई नहीं बन सकता है ना। मतलब तीसरा बार अगर आप जीत भी जाते हैं फिर भी नहीं, आप कैंडिडेट ही नहीं बनेंगे, आपको अलाउ ही नहीं होगा। और हमारे यहां ऐसा है कि आपको जितना बार चुनाव लड़ना है लड़िए, और जितना बार राष्ट्रपति पद के लिए आप जीतेंगे उतना बार आप राष्ट्रपति बनेंगे। हमारे यहां राष्ट्रपति का कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 2 बार ही बनेगा या 3 बार ही बनेगा या 1 बार ही बनेगा, ठीक है। हमारे यहां राष्ट्रपति कितना बार ही बन सकते हैं। तो आर्टिकल 57 बेसिकली इतना ही बात समझाने का प्रयास करता है कि हमारे यहां जो राष्ट्रपति हैं वो अनगिनत बार बन सकते हैं, है ना। लेकिन अब यह है कि अब ये तय कर होता है कि जिताने वाले लोग पर, यानी कि एमपी और एमएलएज पर, क्योंकि वोटर्स तो इनके वही हैं। तो एमपी और एमएलएज अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो ये चुनाव जीतेंगे, अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये चुनाव नहीं जीतेंगे, है ना। तो ये डिपेंड करता है पूरा का पूरा किस पर, तो एमपी और एमएलए पर, ठीक है। एमपी एमएलए चाहेंगे तो ये बार बार बनेंगे, यानी कि और बेसिकली सत्ता पार्टी पर जनरली यही देखा जाता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है केंद्र में, राष्ट्रपति चुनाव में उसी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीतता है ना। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सांसद उसके पास ज्यादा होते हैं, और जनरली केंद्र में जिसकी सरकार होती है, राज्यों में भी उसकी सरकार ज्यादा होती है, तो इसके इस वजह से उसके पास एमएलए भी ज्यादा होते हैं, है ना। तो विधायक भी उसके पास ज्यादा होते हैं। तो अभी देखिए बीजेपी जब से सत्ता में आई है तो पहली बार चुनाव हुआ बीजेपी के शासनकाल में 2017 में राष्ट्रपति पद का। उससे पहले प्रणब मुखर्जी थे जो 2012 में बने थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, है ना। तो कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था प्रणब मुखर्जी को, और प्रणब मुखर्जी के अगेंस्ट में खड़ा किया था बीजेपी ने पीए संगमा को, है ना। संगमा चुनाव हार गए,
क्योंकि उनकी पार्टी जो थी वो सत्ता में नहीं थी उस टाइम पर, और कांग्रेस सत्ता में थी, तो उनके कैंडिडेट प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति का चुनाव जीत गए। 17 का जब चुनाव हुआ राष्ट्रपति पद का, तो बीजेपी सत्ता में थी केंद्र में, इसने अपना कैंडिडेट रामनाथ कोविंद को बनाया, है ना, रामनाथ कोविंद को उतार दिया, और इधर से बिहार से जो है वो उतार दिया, मतलब कांग्रेस की तरफ से अपोजिशन में उतारा गया किसको, तो मीरा कुमार को, है ना, बिहार से ही मीरा कुमार को, जगजीवन राम की सुपुत्री। तो जब इनको बनाया गया कैंडिडेट, तो अब हमारे नीतीश जी का हमेशा एक अलग धार चलता है ना। 2017 में नीतीश जी महागठबंधन के हिस्सा थे राष्ट्रपति चुनाव के टाइम पर, जैसे आज अभी जिस महागठबंधन में है ना, तो 2017 में भी वो उसी में थे, और महागठबंधन में कांग्रेस थी। तो कांग्रेस ने तय किया कि हम अपना राष्ट्रपति कैंडिडेट किसको बनाएंगे, मीरा कुमार को बनाएंगे। तो मीरा कुमार को बना दिया, तो सबने सोचा कि नीतीश कुमार समर्थन करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार महागठबंधन में रहते हुए भी उस टाइम पर राष्ट्रपति के चुनाव में मीरा कुमार को समर्थन नहीं किए। उन्होंने समर्थन किसको किया, तो बीजेपी के उम्मीदवार को, यानी कि रामनाथ कोविंद को। रामनाथ कोविंद उस समय बिहार के राज्यपाल के पद पे भी थे, है ना। तो इन्होंने कहा कि राज्यपाल रहते हुए रामनाथ कोविंद जी के साथ हमारा संबंध बहुत अच्छा था, इस चीज को देखते हुए मैं इनको सपोर्ट करता हूं, है ना। तो इस प्रकार से वो उन्होंने वहां पे अपना सपोर्ट दिखाया था, ठीक है। तो ये चीज यहां पे आपको देखने को मिलता है। और इससे पहले अगर आप 2007 में मतलब 12 से पहले 7 के राष्ट्रपति चुनाव की बात करेंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई थी। तो 7 में भी क्या हुआ था, तो 7 में कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, है ना, तो उनके तरफ से राष्ट्रपति बन गए। उससे पहले देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार था, तो बीजेपी के शासन था, इसका मतलब देश में 2002 की बात है। तो उस समय राष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ था, तो उस समय कैंडिडेट बनाया गया था कलाम साहब को, है ना, तो कलाम साहब चुनाव जीत गए थे, है ना। तो ऐसे ही होता है, जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है, सामान्यतः उसका कैंडिडेट चुनाव जीत जाता है। लेकिन कल नहीं, पिछले क्लास में, यानी कि आई थिंक कल क्या था, सैटरडे की क्लास में, सैटरडे क्लास हुई थी ना, फ्राइडे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि एकमात्र अभी तक का राष्ट्रपति वीवी गिरी जो द्वितीय क्रम के वोटों की गिनती से जीते थे, सेकंड प्रायोरिटी प्रेफरेंस वोट के काउंट जीते थे। बाकी अभी तक के जितने राष्ट्रपति हैं सब फर्स्ट प्रेफरेंस से चुनाव जीत गए थे। उसके पीछे का रीजन ये था, और कि वीवी गिरी ऑपोजिशन के कैंडिडेट थे, पोजीशन के कैंडिडेट नहीं थे। उस समय 1969 की यह बात है, उस समय राष्ट्रपति का कैंडिडेट पोजीशन में बनाया था नीलम संजीवा रेड्डी को, और यह पहली बार हुआ कि सत्ता पार्टी का कैंडिडेट राष्ट्रपति का चुनाव हार गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जो उस समय थी मैडम प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने ही खिलाफ कर दिया और इन्होंने सपोर्ट कर दिया बीबी गिरी को। और बीबी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे भारत के। उस समय एक इंसिडेंट हुआ था, है ना, वो चुनाव इस वजह से हुआ था कि राष्ट्रपति का डेथ हुआ था, और बीबी गिरी जो है सो उपराष्ट्रपति रहते हुए राष्ट्रपति का पदभार भी संभाल रहे थे, है ना, और चुनाव होना था देश में। तो वहां पर कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व था और जो प्रधानमंत्री थी उनके साथ संबंध अच्छा नहीं था, है ना। तो इसलिए कांग्रेस चाहती थी कि ऐसा एक स्ट्रांग आदमी बने राष्ट्रपति जो इंदिरा गांधी को थोड़ा कंट्रोल में रखे, ये कांग्रेस ही चाहती थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस की ही प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में कांग्रेस का रॉन्ग नंबर डायल हो गया था। 67 में इंदिरा गांधी पहली बार बनी थी भारत का प्रधानमंत्री, है ना, जब शास्त्री जी का डेथ हुआ था। शास्त्री जी ताशकंद गए थे, ताशकंद में शास्त्री जी का डेथ हो गया। तो उसके बाद हुआ कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, तो कांग्रेस में स्ट्रांग कैंडिडेट थे मोरारजी देसाई। उस समय वो मोरारजी देसाई कांग्रेस में थे, और नेहरू जी के बाद अगर सही में प्रधानमंत्री बनने की कोई क्वालिटी रखता था या कोई रुतबा रखता था तो वो थे मोरारजी देसाई, यानी 64 में उनको बन जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि वहां पर लगा कि मोरारजी देसाई अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो सुनेंगे नहीं किसी का, क्योंकि पावरफुल लीडर थे, अपने मर्जी से काम करेंगे। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे के कामराज को लगा कि अगर हमने इनको बना दिया तो ये हमारा सुनेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया और बना दिया लाल बहादुर शास्त्री को। हालांकि शास्त्री जी भी अच्छे प्रधानमंत्री थे, है ना, और अच्छा काम भी किया था उन्होंने, लेकिन वहां पे मोरारजी देसाई को नहीं, तो मोरारजी देसाई ने बर्दाश्त कर लिया, सह गए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तब तक फिर इंसिडेंट हो गया कि फिर शास्त्री जी का देहांत हो गया, अब कौन प्रधानमंत्री बने। तो फिर हुआ कि अब किसको बनाया जाए, तो अब इन्होंने सोचा कि अगर फिर मोरारजी देसाई को बना देते हैं तो ये तो हमारा बात सुनेंगे नहीं। तो उस समय भारतीय राजनीति में एक शब्द प्रचलित था, गूंगी गुड़िया।
और गूंगी गुड़िया कहते थे इंदिरा गांधी को। तो के कामराज को लगा कि ये गूंगी गुड़िया को अगर हम प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं तो इसका तो मुंह खुलेगा नहीं, तो ये करेगी वही जो हम चाहेंगे, हम जो चाहेंगे वो करवा लेंगे। और यहीं पर के कामराज से रॉन्ग नंबर डायल हो गया। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनी थी इंदिरा गांधी वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बनी और उसके बाद जो उनका मुंह हाथ सब कुछ खुला, उसके बाद किसी के कंट्रोल में नहीं रहा। फिर के कामराज डिप्रेशन में चले गए कि इससे अच्छा तो हम मोरारजी देसाई को ही बना देते, वो कम से कम थोड़ा लिहाज तो करते, रेस्पेक्ट तो करते कि हम बड़े हैं तो मेरा बात मानते। इंदिरा गांधी तो वो भी नहीं कर रही है। तो इस वजह से इंदिरा गांधी से और कांग्रेस का आपस में ही तनाव हो गया और संबंध खराब हो गए। तो कांग्रेस ने 69 में राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया किसको, नीलम संजीवा रेड्डी को। और मैडम प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि लोग तो हमारे ऊपर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, तो सोचा कि हम ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाए जो मेरे हिसाब से चले, है ना। तो बीबी गिरी को ऑफर किया कि भाई बनोगे। उन्होंने बोला मैडम क्या बात कर दी आपने, कौन नहीं बनना चाहेगा राष्ट्रपति, और आपको तो पता है कि हमारा क्या, जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, आपका पार्टी कैंडिडेट बनाया हुआ है तो हम कहां से जीतेंगे, तो क्यों मजाक कर रही। उन्होंने बोला कि जिताने का जिम्मेवारी मेरा है, आप लड़ोगे तो बस बोलो। उन्होंने बोला कि मैं लड़ेंगे, और जाकर के उन्होंने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो राष्ट्रपति के पद पे काम कर रहे थे उपराष्ट्रपति रहते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति उस समय नहीं थे। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। थोड़ी सी शायद लगती है बीबी गिरी की पॉलिटी कमजोर थी, है ना। अगर पॉलिटी ठीक ठाक होता या कोई समझा देता तो इस्तीफा देने का आवश्यकता नहीं था, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पर रह के भी राष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ा ही जा सकता है, क्या दिक्कत है। शर्त यह है कि लाभ का पद नहीं होना चाहिए, तो उपराष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं है, तो रह के लड़ लेते, चुनाव इस्तीफा देने का कोई बात नहीं था। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देने की वजह से ही एक सिचुएशन 1969 में ही बना था कि सुप्रीम कोर्ट के तत्कालिक चीफ जस्टिस भारत के राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे अस्थायी तौर पर। ठीक है, ये 1969 में यही सिचुएशन बना था कि राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति का डेथ हो चुका था, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहे थे, और उसी समय उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा भी दे दिया कि हमको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। तो एक साथ उपराष्ट्रपति वाला पद भी खाली, राष्ट्रपति वाला पद भी खाली, तो अब राष्ट्रपति का काम करेगा कौन। तो उस समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जो थे फखरुद्दीन अली अहमद, है ना, फखरुद्दीन अली अहमद कह रहे हैं वहां पे उस समय, हाँ एम हिदायतुल्लाह, बिल्कुल हाँ, फखरुद्दीन अली अहमद नहीं, एम हिदायतुल्लाह थे, जो सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो उनको वहां पे बना दिया गया। ये सारा सिचुएशन 1969 का है, वहीं पर ये सारी स्थितियां बनी थी। तो वहां पर इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को कहा कि आप लड़ लीजिए चुनाव, और इंदिरा गांधी ने जाकर के सदन में वोटिंग के पहले कहा कि हमारे सांसद और विधायक जो हैं वो अपनी अंतर आत्मा का आवाज सुने और अपनी अंतर आत्मा के आवाज पर वोट करें। अब चुनाव के दिन प्रधानमंत्री जब इस तरह का बात करता है तो विधायक या एमपी तो अपना नेता प्रधानमंत्री को ही मानते हैं ना, लीडर तो वही है, तभी तो सरकार चल रही है। तो उसमें से बहुत से लोगों ने क्या किया कि समझ गए कि प्रधानमंत्री का इशारा क्या है, और उन्होंने वोट कर दिया बीबी गिरी के पक्ष में, अपने पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट नहीं किया। और इसलिए कुछ लोग बटे भी थे, क्योंकि कुछ लोग तो कोर थे कांग्रेस के, तो वो नहीं वोट किए। इस वजह से फर्स्ट प्रेफरेंस वाला जब काउंटिंग हुआ तो बीबी गिरी नहीं जीत पाए, नीलम संजीवा रेड्डी तो बहुत पीछे चले गए थे। फिर जब सेकंड प्रेफरेंस का काउंटिंग हुआ तो बीबी गिरी चुनाव जीत गए। ये बस ऐसा उसी समय हुआ, और इसी का गिफ्ट अगला बार दिया नीलम संजीवा रेड्डी को मैडम प्राइम मिनिस्टर ने कि उनको निर्विरोध राष्ट्रपति बना दिया। इस बार हराया था जानबूझ करके, तो अगली दफा में बना दिया था नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति निर्विरोध तौर पर, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री और जो यहाँ पे जो सांसद, जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं, वही तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, है ना। और जनरली सत्ता जिसकी होती है उसका राष्ट्रपति होता है। बस एक बार इस परंपरा का उल्लंघन हुआ 1969 में, और वो बस इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री स्वयं चाहते थे। तो वो भी आप कह सकते हैं कि सत्ता के चाहने के वजह से ही हुआ, नहीं चाहते तो वो भी नहीं होता, जीत जाते नीलम संजीवा रेड्डी। तो ऐसी स्थिति बनती है। तो चुनाव जीत करके कोई मोर एंड मोर टाइम जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं हमारे देश में। हमारे देश में उसके लिए कोई जैसे रुकावट नहीं है। तो आर्टिकल 57 का पूरा मतलब समझ रहे हैं कि क्या है। तो राष्ट्रपति चुनाव का पुनर्निर्वाचन हो सकता है, यानी कि एक बार, दो बार, तीन बार राष्ट्रपति आप बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोसीड। नेक्स्ट लेंगे आर्टिकल 58, क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता।
राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, ठीक है। अब योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पहला तो यूनिवर्सल योग्यता है, जो सारा पद में अब आपको मिलेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, लिख लेंगे, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आगे ही या सी लगा लेंगे आप अपने मर्जी से, है ना, ही या सी, है ना। अभी देखिए वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हैं, है ना, तो सी ही लगेगा, है ना। इससे पहले जो थे रामनाथ कोविंद, तो ही लगेगा। तो आप लोग भी अपनी नोटबुक में अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, है ना, जो लगाना चाहें, ठीक है। तो मेनली बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि चूंकि आपको नागरिकता का चैप्टर मैंने पढ़ाया है, और नागरिकता में बताया है कि नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं। कौन कौन से 5 तरीके हैं? देखिए, मोहम्मद हारून हसन कह रहे हैं कि सर स्वर्ण सिंह समिति और बर्मा समिति का को एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ये हंसुआ के बियाह में हमसे खुरपी का गीत गवाएगा जी, हाँ, ये सब काम नहीं करेंगे हम, है ना। अब कहाँ आ गए राष्ट्रपति के चुनाव में, है, और कहिए बीत गया, है, तो वो तो कहिए पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं, वो तो बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। एक क्लास में उसको हम प्रोसेस ऑफ रिपीटेशन नहीं होगा, आके बड़ा अलग से पूछ लेना, कोई दिक्कत होगा तो। चलिए, तो 58 है क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या है? पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा लिख लेंगे कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, है ना, 35 ईयर्स ओल्ड। तो एक तो करियर विकल्प आप सभी के लिए फिलहाल समाप्त होता है ना। अभी तो कोई नहीं बन सकता ना राष्ट्रपति, क्योंकि 35 साल तो किसी का नहीं हुआ होगा। हुआ है जी, बीपीएससी में हो जाता है लोगों का, है ना, बीपीएससी देते देते सब 40 साल पार कर जाता है, नहीं जी। अब तो चलिए बीपीएससी ने थोड़ा सा अपने आप को मतलब रिशेड्यूल कर, मतलब शेड्यूल कर लिया, है ना, टाइम पर करता है तो नए नए लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी भी कभी कभी, मैं कल था, इस जो टेस्ट चल रहा था कल स्कॉलरशिप का अपना, तो उसमें मैं था ड्यूटी में, मतलब ऐसे मतलब आए हुए थे कुछ लोग एग्जाम देने के लिए, है ना। हालांकि वैसे मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, पढ़ने का तो कोई उम्र नहीं है ना, और एक अगर है तभी लोग तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ऐसे लोग भी क्लासेस के अंदर में थे जो मुझे लगता है कि मतलब 40 क्रॉस कर ही गए होंगे, है ना, लेकिन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली आई थिंक वो 38 या 37 के अप्रॉक्स में होंगे, है ना, ऐसा दिख रहा था। तो पहले बीपीएससी में ऐसा होता था, सुनने में आता है कि पिता और पुत्र दोनों साथ ही एग्जाम देते थे, क्योंकि बीपीएससी लेट होता था, पीटी हो गया और फिर उसका मेंस होता था 4 साल बाद, है ना, ऐसे होता था बीपीएससी में पहले, है ना। अब है कि बीपीएससी थोड़ा अपने आप को शेड्यूल में और टाइम पे कर रही है, तो नए नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं, है ना, और नए नए लोग मतलब देखने को मिल रहे हैं, या फिर अब लोग तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। मतलब ग्रेजुएशन में लोग सोच रहा है कि हमको बीपीएससी देना है, अन्यथा पहले लोग सोचते ही नहीं थे, है ना। पहले लोग सोचते थे पीजी कर लेने के बाद, तो ऑलरेडी महोदय का जो एज है वो 26-27 पहुंच गया रहता था, है ना। और हम लोग क्या कि यूनिवर्सिटीज़, है ना, 3 साल में कौन यूनिवर्सिटी है जो आपको डिग्री देती है ना, 4-5 साल वैसे कर देती है ना। और अभी देखिए यूपीएससी कह रही है, यूपीएससी को एक रिकमेंडेशन आया है कि 6 महीना में पूरा का पूरा जो आपका क्रियाकलाप है वो कर दीजिए, है ना। तो जब अगर इस पर विचार होगा तो सीधी सी बात है कि एज भी कम किया जाएगा, है ना। तो उसके वजह से क्या होगा कि और जो 21 से जो एज स्टार्ट हो रहा है उसको हो सकता है उसको भी थोड़ा और पीछे लाया जाएगा, और उसको अगर पीछे लाया गया तो बिहार यूपी के जो विद्यार्थियों को तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेजुएशन कराते कराते ही 22-23 साल लोग करा देते हैं, है ना। तो उनका 2-3 साल तो उसी चक्कर में खत्म हो जाएगा। तो इस तरह का रिफॉर्म तो तब होना चाहिए जब हमारा यूनिवर्सिटी ठीक से काम करने लगे। यूनिवर्सिटी 3 साल पे विद्यार्थियों को ग्रेजुएशन की डिग्री दे दे, तब इस तरह का रिफॉर्म अगर इंप्लीमेंट होता है तो ज़्यादा जस्टिस होगा, अन्यथा ठीक से ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। है कितना? 2 साल, 10 साल, 10 साल में देता है जी ना, एग्जाम ही नहीं लेता है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं ऐसा, है ना, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो इस तरह कैसे करती है ना। एक और है, एक जेपीयू है ना, एक हमारे तरफ एक यूनिवर्सिटी है जेपीयू, है ना। हाँ हाँ
हाँ बिल्कुल, हाँ तो वो ऐसे ही डिग्री बांटता ना, मतलब लगता है 7-8 साल में शायद डिग्री देता है ना। मैं बताऊं कि मेरे साथ मेरा जो ग्रेजुएशन का जो ईयर था वो था 14-17 का बैच था मेरा, तो मेरा 3 साल में कंप्लीट हो गया था। लेकिन मेरे साथ जो मेरे मित्र थे गांव में, जो उनका मैं गांव में पढ़ा करता था, वो अभी कुछ दिन पहले ग्रेजुएट हुए हैं, है ना, जेपीयू की वजह से, है ना। मैं अभी गया था तो बोला कि साहब अभी हम लोग ग्रेजुएट हुए हैं। भाई थोड़ा कुछ दिन और रुक लेते, है ना, क्या पता कांग्रेस का सरकार आ जाता है कि नहीं। कांग्रेस विचार ट्राई कर रही है ना कि सरकार आ जाए, तो वैसे जेपीयू प्रयास करता है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट जो है सो रिलीज कर दे। तो ऐसे यूनिवर्सिटीज में अगर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे तो कितना दिक्कत होगा उनको, है ना। जब तक आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी तब तक आप कैसे एग्जाम देंगे। तो ये थोड़ा दिक्कत है, तो सरकार को वो चीज ठीक करना चाहिए, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। खैर, तो पहला बात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा जो बात है वो है कि 35 वर्ष का आयु होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज होनी चाहिए। हाँ, मैं सिटीजनशिप में ये आपको बता रहा था कि भारत में ना कि जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकता है, वंश के आधार पर भी, पंजीकरण के आधार पर भी, प्रकृतिकरण के आधार पर भी, और क्षेत्र समाविष्टि के आधार पर भी। 5 आधार पर आपको मिल सकता है। तो इन 5 में से किसी भी आधार पर यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका के राष्ट्रपति को देखेंगे तो अमेरिका में रूल है कि जो जन्म से अमेरिकी होगा वही अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो नहीं लड़ सकता है। यानी कि अमेरिका में राष्ट्रपति वही बनेगा जिसका जन्म अमेरिका में हुआ होगा। तो समझ लीजिए कि जीवन पर्यंत ये वाला भी विकल्प आप लोग का खत्म हो गया। कभी भी चाह के भी कितना भी प्रयत्न कर लेंगे, कहते ना कि मेहनत से सब कुछ होता है, लेकिन ये ट्रुथ है कि फिलहाल अगर उसके संविधान में संशोधन नहीं होता है तो आप कितना मेहनत कर लीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते हैं, है ना। क्योंकि अमेरिका में इसके लिए आपको जन्म लेना पड़ेगा, वो मुश्किल बात है। हाँ, अगर आपका इतना ही बड़ा सपना है तो आप जाइए वहां विवाह कीजिए और अपने नेक्स्ट जनरेशन को वहां पे उतारिए उस धरती पे, है ना। वो होगा जन्म से और वो लड़ेगा राष्ट्रपति का चुनाव। तो आप राष्ट्रपति नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्रपति के पिताजी कहलाने का सौभाग्य शायद आपको प्राप्त हो जाए। अगर परिस्थितियां बनाएंगे तो शायद ये बन सकता है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारे यहां किसी भी स्थिति, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप नागरिकता प्राप्त किए हैं 5 में से, तो आप राष्ट्रपति के लिए चुने जा सकते हैं। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति वही बनेगा जो जन्म से अमेरिकी होगा। हमारे यहां ऐसा कोई शर्त नहीं है, ठीक है। जन्म से अगर आप भारत के नहीं भी हैं तो भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो यहां पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरा एक बात लिखेंगे कि इज एलिजिबल फॉर लोकसभा एमपी, ठीक है। एलिजिबल फॉर लोकसभा एमपी, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। एलिजिबल फॉर लोकसभा एमपी, ठीक है। लोकसभा का सदस्य होने के योग्य होना चाहिए। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो मतलब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति में यह योग्यता होनी चाहिए कि वो लोकसभा का एमपी बन सके। ध्यान रखेंगे, मतलब कि लोकसभा का एमपी बनने के लिए जो जो शर्तें निर्धारित की गई हैं उन शर्तों को भी राष्ट्रपति महोदय को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए यह जरूरी है कि लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता हो, है ना। इसमें इनके लिए राज्यसभा नहीं रखा गया है, लोकसभा रखा गया है। राज्यसभा रखा गया है उपराष्ट्रपति के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिशियो होता है, इसलिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहला शर्त कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा शर्त कि 35 वर्ष का आयु पूरा हो जाए, और तीसरा जो शर्त है वो है कि लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, यानी कि लोकसभा का एमपी बनने के योग्य हो, ठीक है। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता इसके पास होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे अब यहीं पर थोड़ा सा एक कंडीशन भी लिख लेंगे ना, कंडीशन, ठीक है। ये तो योग्यता है, ठीक है। यहीं पे लिख लेंगे शर्त, ठीक है। ये तो योग्यता है कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और यहीं पर लिख लेंगे कि क्या नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। और जो कंडीशन है, ठीक है, वो कंडीशन आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है, ठीक है। शर्त जो है वो आर्टिकल 59 में लिखा हुआ है। 58 में क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, योग्यता कि क्या होना चाहिए, ठीक है ना।
तो योग्यता वाले कॉलम में एक स्पेस है ना आप लोगों के पास, तो एक चीज लिख लेंगे कि 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, है ना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। शुड बी 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स। हाँ, अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। प्रस्तावक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोजर्स। प्रपोजर्स वर्ड तो आप लोग समझते ही होंगे, है ना, समझते हैं कि नहीं जी। अनुमोदक समझने में भले दिक्कत होता होगा, प्रपोजर्स तो आप लोग मनाए भी होंगे। फरवरी के महीने मनता है ना जी, हैं, हम लोग क्या मनता ही है कि नहीं। हालांकि पाश्चात्य संस्कृति है, हम लोग का संस्कृति है नहीं, लेकिन हम लोग पे चढ़ गया है कि हम लोग को एक्सेप्ट करना है पश्चिमी सभ्यता को, है ना। अब पश्चिम वाला सब हम लोग का एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखिए कि कैसा ट्रांसमिशन का फेज चल रहा है ना, संक्रमण का दौर चल रहा है कि हम लोग, वो हमसे संक्रमित हो रहा है और हम उससे संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन इसमें अच्छा बात क्या है, उसका हमसे संक्रमण होना, है ना, उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन हम लोग जो उससे संक्रमित हो रही है हमारे लिए नुकसानदेह, हम लोग के लिए कोरोना का काम कर रहा है ना, और उसके लिए एंटीबायोटिक का काम कर रहा है ना, वो मजबूत हो रहा है, हम लोग कमजोर हो रहे हैं ना। हम लोग मतलब जितना आप देखिए अंग्रेजियत जो शुरू हो जाता है ना, तो अभी मैं एक जो आने से पहले थोड़ा सा आज विलंब गया था, मैं एक स्कूल में एक स्टूडेंट का एडमिशन कराना था, तो उसके पेरेंट ने कहा था कि सर थोड़ा चलिएगा। तो कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल था, सेंट डोमिनिक्स शायद है आई थिंक, है ना। हाँ, तो उसमें तो मैं गया था वहाँ पे एडमिशन्स के लिए, तो उनके साथ, तो वहाँ का जो जितना सारा स्टाफ सब था, जो भी स्टाफ था, है ना, सब के सब इंग्लिश में बात कर रहा था, एवरीवन, ईच एंड एवरीवन, है ना। तो मतलब वहाँ का जो प्यून भी था वो भी, है ना, प्यून था वो भी, सोचिए, है ना, वो भी, है ना। हाँ हाँ, तो उसको उतना तो बोलने का भी है ना, उसको तो बस वही वेलकम और ये जो भी है ना, वही सब करने का काम है ना, व्हाट यू वांट, है ना, क्या चाहिए नहीं चाहिए, है ना, यही सब चीज करता है, वही कर रहा था वो। तो जो पेरेंट्स थे उस बच्चा के, है ना, बच्चा का 8 क्लास में एडमिशन था, तो जो पेरेंट्स थे वो बड़ा इंपैक्ट हो रहे थे उससे। हमको बोल रहे, देख रहे ना सर, देख रहे ना सर, हमको बार बार देख रहे हैं सर, मतलब उसको दिखाना चाह रहा था कि मतलब देखिए, मतलब कैसे जगह पे अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं। वहाँ तो हम कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है निकलते हैं, तब थोड़ा उपाय करते हैं ना। तो जब निकले हम बोले कि कोची हमारा बार बार कहते कि देख रहे हैं सर, देख सर, क्या वहाँ चिड़ियाघर था, है कि हम अलग अलग जीव जंतु को देख रहे थे, हैं। तो नहीं सर, मतलब इसीलिए कराए हैं, इसमें बच्चा का कि एकदम अंग्रेजी वाला होगा, है ना। हम बोले कि अगर वो अंग्रेजी वाला हो गया, हम तो पहले समझा दिए कि बुआ पढ़ लो इसमें, इंग्लिश सीखने में कोई बुरा नहीं, इंग्लिश एक अच्छा भाषा है, जरूर सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बाहर में जाएंगे तो यही काम आएगा, है ना। और इंग्लिश जानना चाहिए, इंग्लिश जानने में कोई बुराई नहीं है, और इंग्लिश पढ़ना भी चाहिए, है ना। लेकिन इंग्लिश को सवार नहीं करना चाहिए, इसमें बुराई है। इंग्लिश को जो हम सवार कर लेते हैं ना, और हम लोग की सोसाइटी में कि 2 लाइन जो कोई इंग्लिश बोल दिया, उसको तो समझता है कि यही है माई बाप, है ना, इनसे बड़ा योग्य तो कोई है नहीं, है ना, ये सब कुछ है ना, और यही है अंग्रेजियत, और ये है गलत चीज। ये चीज नहीं होना चाहिए। इंग्लिश जानना, इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छा बात है, जानना चाहिए, समझना, लेकिन केवल इंग्लिश के नाम पे किसी को रिस्पेक्ट देना, केवल इंग्लिश को अपने ऊपर चढ़ा बढ़ा लेना कि नहीं इंग्लिश ही जानेंगे, तो हिंदी कौन जानेगा भाई, हिंदी कौन पढ़ेगा फिर, है ना। और हिंदी जो है वो इंग्लिश से बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन है ना। इंग्लिश के तो लिमिटेड लेटर्स हैं, 26 लेटर्स, उसी के सामने पूरा कहानी घूमती है ना। लेकिन जो हिंदी के लिए जो लेटर्स हैं, है ना, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स है और बहुत दिक्कतें होती हैं, है ना। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये यही किया था लॉर्ड मैकाले 1835 में, जब 28 से 35 तक जब लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल था, है ना। पहले तो बंगाल का गवर्नर था, 33 के चार्टर एक्ट से वो बना भारत का गवर्नर जनरल। तो जब वो गवर्नर जनरल बना तो उसी के टाइम में मैकाले इंडिया आया, और मैकाले को ये जिम्मा दिया गया कि भारत में कैसा एजुकेशन दिया जाए, इसके लिए तुम एक फॉर्मेट दो। तो उसने अंग्रेजी शिक्षा नीति का फॉर्मेट दिया, और इंग्लिश एजुकेशन का फॉर्मेट देते हुए उसने कहा कि, और एक लेटर लिखा इंडिया से उसने अपनी माँ के नाम,
उस लेटर में उसने लिखा कि मैंने जिस प्रकार की शिक्षा नीति भारत में लागू की है, इससे संभव है कि आने वाले कुछ समय में भारतीय स्वतंत्र हो जाएंगे, लेकिन मानसिक तौर पर भारतीयों को सदियों तक हम गुलाम बना करके रखेंगे। मेंटल स्लेव जो है वो इंडियंस हमेशा रहेंगे, और वो इंडियंस हैं। लॉर्ड मैकाले का वो कथन एकदम सत्य प्रतीत होता है कि वो एकदम सही हुआ है ना। और वैसा ही सिचुएशन और वैसा ही स्थिति जो है वो देश में क्रिएट कर दिया गया है, ठीक है। और इस तरह के सिचुएशंस के अंदर में आप देखेंगे कि तमाम तरह की जो है सो वो दिक्कतें जो है वो होती हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इंग्लिश सीखने, जानने, पढ़ने में कोई बुराई नहीं है ना, वो तो जरूरी चीज है, लेकिन इसको अपने ऊपर इंफोर्स कर लेना, इसको अपने ऊपर सवार कर लेना, है ना, और इसी में पूरी दुनिया को खोजना, है ना। ये नहीं देखना कि अच्छा उसमें क्वालिटी कितनी है ना, केवल क्वांटिटी पे फोकस करना और क्वालिटी में नहीं जाना, ये सबसे बड़ा क्या हो सकता है, डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। और यही होता है ना। और इसी चीज का जो है सो बोलबाला चल रहा है, और इसी के माध्यम से जो है एक बार फिर से इंडिया को जो है वो कहीं ना कहीं नियो कॉलोनियलिज्म का जो कंसेप्ट है, यानी कि नव उपनिवेशवाद, है ना, एक बार फिर से गुलामी की जंजीर, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन आप गुलाम होंगे। ये न्यू कॉलोनियलिज्म का कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट घाना के राष्ट्रपति क्वामा नक्रुमा ने दिया है कि विकासशील राष्ट्रों को पता ही नहीं है कि वो गुलाम होते जा रहे हैं, है ना। अब उपनिवेशवाद नहीं, जो अंग्रेजों ने हम पर किया था वो कॉलोनियलिज्म था, जो सामने से दिखता था कि कोई बाहरी कंपनी हमारे देश में आती थी और हमें गुलाम बनाती थी, वो था कॉलोनियलिज्म। लेकिन अब है नियो कॉलोनियलिज्म, बाहरी कंपनी अपने देश में ही रहती है, वो लोग अपने देश में ही रहते हैं, लेकिन अपने देश से ही हमें कंट्रोल करते हैं। हमारी मेंटलिटी, हमारी चीजों को ऐसा बना देते हैं कि हम उन्हीं की चीजों को पसंद करते हैं, उन्हीं की चीजें हमें अच्छी लगती है, और भारत की चीजें हमें खराब लगती हैं, बुरी लगती हैं। भारत को हम इंफीरियरिटी में देखते हैं, और उनको जो है वो हम देखते हैं कि सुपीरियरिटी में देखते हैं, कि भाई वो लोग अच्छे हैं और हम बुरे हैं। ये पूरा का पूरा जो है वो मतलब मेंटल कंडीशन ही सोचने का ऐसा बना दिया गया है कि आप उससे बढ़कर सोच ही नहीं पाते हैं। हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है और कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, तो सामान्यतः समाज का क्या कंसेप्ट है, सामान्यतः ये कि इंग्लिश मीडियम वाला ज्यादा योग्य होगा, हिंदी मीडियम वाला कमजोर होगा। ये कितना गलत कंसेप्ट है। जानकारी का मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। एक से एक बकलोल बच्चा मैं आपको मिलवा सकता हूं इंग्लिश मीडियम में, एक से एक बकलोल। और ऐसा नहीं कि बकलोल केवल इंग्लिश मीडियम का पेटेंट है, हिंदी में महान महान बकलोल मिलेंगे, है ना। लेकिन क्वालिटी हिंदी में भी है और क्वालिटी इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में भी कुछ बच्चे इतने बेहतरीन हैं, इतने अच्छे लिखते हैं, है ना, जिसका कि कोई जवाब ही नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये कि ये जो मंद बुद्धिमत्ता का जो कंसेप्ट है, ये किसी मीडियम का पेटेंट नहीं है, ये दोनों ही मीडियम में पाए जाते हैं, है ना। लेकिन समाज के ऊपर क्या डाल दिया गया कि नहीं, हिंदी मीडियम वाला मंद बुद्धि होता है, इंग्लिश मीडियम वाला जो है सो मंद बुद्धि नहीं होता है। ये समाज का निगेटिव कंसेप्ट है। ये चीज समाज को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज अगर ठीक नहीं हुआ तो वो जो उसका कंसेप्ट है मैकाले वाला, वो निरंतर तक चलता रहेगा। और एक मूवी आई थी ना, आपने देखा होगा, इंग्लिश मीडियम आई थी ना, कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स किस हद तक जाते हैं। बच्चा का यदि इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ तो उससे माता पिता का इमेज खराब होता है ना। मम्मी को किटी पार्टी में एंट्री नहीं मिलती है ना। आजकल ना नया कंसेप्ट चला है, मम्मी लोगों का एक किटी पार्टी होता है ना, हम लोग के घरों में नहीं होता है। हम लोग से बड़े ऊंचे घर के जो लोग हैं, है ना, जो बहुत संभ्रांत है, ठीक ठाक स्थिति है, उनके यहाँ जो मम्मीज होती हैं वो किटी पार्टी में जाती हैं, है ना। तो वो, हाँ, वो लोग को माँ नहीं कही है, वो सब मम्मी है ना। माँ कहलाने का सम्मान उनके पास नहीं, वो मम्मीज लोग है ना। तो बच्चा से ज्यादा अपना इमेज देखती है ना। अब बच्चा से ज्यादा वो खुद पर ध्यान देती हैं कि हम कहीं खराब ना हो जाए, बच्चा भले खराब हो जाए। तो इसने बच्चा सब क्या करता है, उठा के ले जाता है। पेरेंट लोग आज बोले कि ये हो सकता है कहीं पहुंचाएगा ओल्ड एज सेंटर, है ना, पढ़ाइए खूब ऐसे ही, है ना। अब मालूम चलता कि जब 45-55 क्रॉस करिएगा ना, आई जब 30-35 पे जाएगा तो कहेगा कि मम्मी अब तुम पर टाइम देना हमको थोड़ा खराब लग रहा है ना, मेरे पास उतना टाइम है नहीं, तो तुमको हम कहाँ पहुंचा देते हैं, वृद्धाश्रम। क्योंकि शिक्षा ही उसको वैसा मिला है, और उसको ये करने में उसकी नैतिकता उसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई लिखाई ही वैसी हुई है, ऐसे स्कूल में ऐसे चीजों में हुई है कि इन चीजों के वैल्यूज को वो जानता ही नहीं है। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं है। तो वैल्यूज देना तो पहला तो माता पिता का काम है, और दूसरा काम स्कूल का है। तो स्कूल में वैल्यूज देना बंद हो गए हैं, है ना।
और इसी वजह से आप देखिए सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन में जीएस पेपर 4 का ऐड होना क्या दिखलाता है कि वैल्यूज एकदम खत्म है। तभी तो आईएएस बनना है और आपसे पूछा जाता है कि नैतिकता क्या है, आपसे पूछा जाता है कि हैप्पीनेस क्या है, चरित्र क्या है। ये आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है, ग्रेजुएट हो गए और आपको ये चीज पता नहीं है, इसलिए पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस से खत्म कर दिया गया, आपके स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज में नहीं होती है, तो वहां पर उसका मजबूरी है कि वो वहां पर एक पेपर ही ऐड कर दिया एथिक्स इंटीग्रिटी का, और वहां से आपसे पूछता है कि भाई आप इन सब चीजों के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते। तो वो अपने आप में जो है सो ठीक बात नहीं होता है ना। तो इसलिए इन सब चीजों को हावी नहीं होने देना है। तो ये 50 प्रपोजर्स और 50 जो है सो वो सेकेंडर्स होते हैं ना, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। राष्ट्रपति का यदि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले ही आपको 50 गो प्रपोजर्स चाहिए और 50 गो सेकेंडर्स चाहिए, है ना। प्रपोजर्स मतलब कि ये 50 लोग इलेक्शन कमीशन के सामने आपके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि ये हैं हमारे कैंडिडेट और इनको आप जो है सो चुनाव लड़ने का अधिकार दीजिए, ठीक है। और जब ये 50 लोग उनके नाम को प्रपोज करेंगे तो फिर अलग से 50 लोग उस नाम के सेकेंडर्स होंगे, जाके उस पर साइन करेंगे कि हां प्रूव्ड इट, है ना, हम ये मानते हैं कि आदमी योग्य है और ये करेगा। यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले ही आपको कम से कम 100 लोगों का समर्थन चाहिए होता है, ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये 50 लोग कहीं के नहीं होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के होंगे। यानी कि जो इलेक्टोरल कॉलेज आपने आर्टिकल 54 में पढ़ा है, उस इलेक्टोरल कॉलेज में यानी कि या तो एमपी या फिर विधायक, और ये अलग अलग लोग होंगे। ये नहीं हो सकता कि जो 50 को प्रपोजर हुए वही 50 सेकेंडर्स हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये 50 अलग अलग लोग होंगे, यानी कि ऑलरेडी 100 लोगों का समर्थन चाहिए। तो 100 गो लोग में सांसद या विधायक मिला के समर्थन प्राप्त करना ये वही आदमी कर सकता है जो किसी स्टेट का सरकार गिरा दे या बना दे। सबके बस का बात है ये नहीं है। तो इतना ताकत तो ये क्यों रखा गया है? ताकि वोट काटने वालों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। और इसी वजह से अब चुनाव में कैंडिडेट, राष्ट्रपति के चुनाव में कैंडिडेट कम हुए, अब 2 ही कैंडिडेट होते हैं। अन्यथा स्टार्टिंग का इतिहास पढ़िएगा तो 14, 15, 16 जैसे विधायक और एमपी में कैंडिडेट होते हैं, मुखिया में कैंडिडेट होते, वैसे राष्ट्रपति के चुनाव में भी होते थे। तो इसलिए इसको बढ़ा करके इतना कर दिया है कि वोट काटने वाले लोग हट जाएं और सही में कैंडिडेट वही बने जिसके पास वोट प्राप्त करने की क्षमता है। जिसमें वोट प्राप्त करने की क्षमता नहीं, वो वोट काटने के लिए केवल खड़ा ना हो, है ना। तो इसके लिए ये प्रोविजन वहां पर किया गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहां पे इस चीज को जो है सो ध्यान रखना है, ओके। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो है सो यहां पर चाहिए, ओके। तो इस चीज को यहां पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या है? राष्ट्रपति के चुनाव में चाहिए। अब क्या नहीं चाहिए वो है शर्त में। तो अब शर्त लिखेंगे, शर्त में। तो शर्त में क्या है? तो लिखेंगे he should not take any office of profit, he should not take any office of profit, यह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव वो कोई आदमी नहीं लड़ सकता है जो लाभ के पद पर हो, ठीक है ना। अब लाभ के पद का क्या मतलब है? लाभ के पद का मतलब यह है कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं